आदर्श विद्या निकेतन के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान के पहले चैप्टर में गुप्त काल की। पहले हमने इससे पहले मौर्य काल पढ़ा था। मौर्य काल के बाद आज हम बात कर रहे हैं गुप्त काल के बारे में। तो गुप्त काल का सबसे पहली बात अगर हम करें तो इसकी शुरुआत होती है 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक। इसका काल क्या है? 275 से 550। अब सबसे पहले ही सवाल यहाँ से ये पूछा जाता है कि गुप्त काल का संस्थापक कौन था। तो संस्थापक के बारे में आपको ध्यान रखना है, श्रीगुप्त। संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। सीधा सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना इनका कोई खास योग्यता इसमें नहीं रही थी। तो गुप्त वंश का सीधा सा एक सवाल पूछा जाए संस्थापक, तो श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद इसका पुत्र घटोत्कच शासक बना। इसके बारे में भी ज़्यादा विशेष जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की। ये सवाल एक महत्वपूर्ण यहाँ से बनता है कि पूछा जाए कि गुप्त काल के अंदर महाराज की उपाधि धारण करने वाले कौन थे। तो श्रीगुप्त और घटोत्कच दोनों के बारे में कह सकते हैं, या पूछ ले घटोत्कच ने कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराज की उपाधि धारण की थी। अब इसमें एक महत्वपूर्ण शासक आने वाला है, वो है चंद्रगुप्त प्रथम। कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम का काल है 320 से 335 ईस्वी तक। क्या है? 320 से 335। अब चंद्रगुप्त प्रथम के काल में हम शुरुआत की बात करते हैं तो ये साम्राज्यवादी नेता था, राजा था, और इसके काल में दो महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। एक तो यह है कि इसकी उपाधि पूछी जाती है। सीधा सा सवाल क्या पूछा जाता है? उपाधि। तो इसने उपाधि कौन सी धारण की थी? महाराज धीराज। कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराज धीराज। इससे पहले दो शासक जो गुप्त काल के हुए, उन्होंने केवल महाराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने, प्रथम ध्यान रखना साथ में, चंद्रगुप्त प्रथम ने उपाधि धारण कौन सी की थी? महाराज धीराज की। तो सवाल यहाँ से एक और उपाधि से लेकर बनता है। दूसरा, इसके बारे में कहा जाता है कि इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। इसकी जानकारी हमें इसके जो सिक्के मिलते हैं उनसे भी हमें मिलती है। इसकी जानकारी चंद्रगुप्त प्रथम के जो सिक्के हमें मिले हैं उनमें भी ये जानकारी हमें मिलती है कि लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह किया था। तो ये तो इसकी प्रारंभिक बात है। अब हम बात करें चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाता है कि गुप्त वंश या गुप्त काल या गुप्त वंश का वास्तविक शासक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक शासक माना जाता है। एक सवाल यहाँ से और बनता है कि 319 ईस्वी में इसने गुप्त संवत चलाया। परीक्षा में 1 नंबर का सवाल कई बार पूछा गया है कि गुप्त संवत की शुरुआत कब और कौन से शासक ने की। तो 319 ईस्वी में गुप्त वंश संवत की स्थापना, गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में 3-4 बातें केवल आपको याद रखनी है, 10वीं के हिसाब से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। सिर्फ एक तो यह है कि वास्तविक शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था। कुमार देवी से विवाह किया, महाराज धीराज की उपाधि धारण की, और साथ ही साथ में गुप्त संवत, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो गुप्त संवत की शुरुआत करने वाला शासक कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। अब आगे बात करें गुप्त काल में, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक आता है समुद्रगुप्त। 335 से 375 ईस्वी तक शासन करता है। 75-80, कई जगह 80 भी मिलता है, चलो आप 80 लिख लीजिए। 380 तक, 335 से लेकर 380 तक
शासक कौन करता है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त महान शासक था, इसमें क्या कह सकते हैं हम? महान शासक था। यह संगीत का प्रेमी था, साम्राज्यवादी था, साम्राज्यवादी शासक, संगीत का प्रेमी शासक। इसे कवि राजा भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कवि राजा। तो संगीत का प्रेमी था, साम्राज्यवादी शासक था, साथ ही साथ समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता था? कवि राजा भी कहा जाता था। इसके सिक्कों पर अश्वमेघ पराक्रम लिखा मिलता है। क्यों लिखा मिलता है? क्योंकि अश्वमेघ पराक्रम इसलिए लिखा मिलता है क्योंकि इसने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था, जिसकी वजह से इसके सिक्कों पर इसकी उपाधि भी है, ये अश्वमेघ पराक्रम। तो आपको ध्यान रखना है, अश्वमेघ यज्ञ तो आप सभी जानते ही हैं। अभी रामायण चल ही रही है, रामायण के अंदर राम जी का घोड़ा जो छोड़ा गया था, लव कुश ने पकड़ा ही था, उसी प्रकार से अश्वमेघ यज्ञ उस समय राजा, जो महान राजा होते थे, वो अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करवाते थे और अपना एक घोड़ा जंगल में छोड़ते थे। जहाँ जहाँ वो जाता था उसके हिसाब से अश्वमेघ यज्ञ में राजा बैठा होता था। अगर उस घोड़े को कोई पकड़ ले और बांध ले तो उस राजा के साथ युद्ध करना होता था। तो ये तो है अश्वमेघ यज्ञ की कहानी। और अश्वमेघ यज्ञ करने वाला शासक था समुद्रगुप्त। ये विष्णु का उपासक था, विष्णु का उपासक कह दीजिए, मतलब विष्णु का भक्त था, विष्णु भगवान की पूजा करता था। दूसरे धर्म भी इसके शासन में चलते थे, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये विष्णु का उपासक था। सवाल ये भी पूछा जा सकता, तो इसके बारे में ये प्रारंभिक जानकारी है कि इसे क्या क्या नामों से जाना जाता था और इसने महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से किए। अब इसकी साम्राज्यवादी नीति बड़ी महत्वपूर्ण थी। इसने कई राज्यों को पराजित किया था और लगभग संपूर्ण भारत पर इसने अधिकार किया था। तो कहा जाता है कि इसने जो जीते गए प्रदेश थे, जो इसने जीते थे प्रदेश, उन प्रदेशों को इसने 5 राज्यों में बांटा था। कितने राज्यों में बांटा था? 5 राज्यों में बांटा था। पहला गंगा यमुना दोआब। पहला कौन सा? गंगा यमुना दोआब। दूसरा पूर्वी हिमालय का भाग। तीसरा कौन सा है? पूर्वी विंध्य। चौथा कौन सा है? आर्कटिक प्रदेश। और लास्ट है दक्षिण भारत। तो जो प्रदेश समुद्रगुप्त के द्वारा अपने साम्राज्यवादी नीति के तहत जीते गए थे, उन प्रदेशों को इसने कितने भागों में बांटा था? 5 भागों में बांटा था। यह बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है, ये आपको ध्यान में होनी चाहिए। एक इसके दरबार में दरबारी कवि कौन था? दरबारी कवि था हरिसेन। कौन था? हरिसेन। सवाल सीधा सा पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन था। और इसने इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की थी। इलाहाबाद प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के द्वारा जीते गए प्रदेशों की जानकारी हमें मिलती है, या समुद्रगुप्त के विशेष जीवन के बारे में भी हमें इलाहाबाद प्रशस्ति से जानकारी मिलती है। दरबारी कवि होने के साथ साथ इलाहाबाद प्रशस्ति का जो लेखक है ये हरिसेन, इसने समुद्रगुप्त की प्रारंभिक और समुद्रगुप्त के जीवन के बारे में हमें इलाहाबाद प्रशस्ति से कुछ जानकारी देता है। तो इलाहाबाद प्रशस्ति आपको याद होनी चाहिए। और इसी इलाहाबाद प्रशस्ति पर अशोक के जितने भी अभिलेख हमें मिले हैं,
उनमें से कई महत्वपूर्ण जो अभिलेख हैं वो इसी इलाहाबाद प्रशस्ति पर लिखे गए हैं। तो साथ में ये भी सवाल ध्यान रखें कि अशोक के अभिलेखों का वर्णन भी हमें इलाहाबाद प्रशस्ति पर से ही मिलता है। तो ये कुछ समुद्रगुप्त के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है। 10वीं के हिसाब से जब हम आगे बोर्ड पढ़ते हैं 12वीं में हिस्ट्री में तो वह आगे और विस्तार होता है इसका, लेकिन 10वीं के हिसाब से आपकी किताब में इतना ही दिया गया है। तो अभी एग्ज़ाम का टाइम है, तो इन बातों को आप विशेष ध्यान से पढ़ें। आगे हम बात करेंगे चंद्रगुप्त सेकंड की। चंद्रगुप्त सेकंड का काल था 380 से 412। समुद्रगुप्त का पुत्र, सीधी सी बात है, समुद्रगुप्त का पुत्र था ये, और इसे देवराज या देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। देवराज या देवगुप्त। चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि इसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन के साथ किया था। वाकाटक प्रदेश का जो नरेश था, राजा था, उसके साथ इसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किया था, जिसके कारण इस वाकाटक प्रदेश पर भी रुद्रसेन की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय का अधिकार हो गया था। ठीक है, आगे हम इसकी विजय के बारे में बात करें तो इसने मालवा व गुजरात को विजय किया था, अपने राज्य में मिलाया था। आगे हम बात करें चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में तो इसने मालवा और गुजरात को विजय करने के बाद उज्जैन को, क्योंकि मालवा में उज्जैन कहाँ है, मालवा में ही है, तो उज्जैन को इसने अपनी दूसरी राजधानी। अगर एग्जामिनर थोड़ा डेप्थ में जाता है तो ये सवाल पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने दूसरी राजधानी किस शहर को, किस स्थान को बनाया था, तो उसे उज्जैन। कौन सा स्थान है? उज्जैन को इसने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। एक वेरी इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनता है कि इसने शकों को पराजित करके कौन सी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि। विक्रमादित्य की उपाधि इसने शकों को पराजित करके, शकों का सामना करके हासिल की। विक्रमादित्य की उपाधि आगे भी राजा जो वे वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते रहे। तो ये उपाधि इतनी प्रसिद्ध हो गई कि अपने आप में एक जो राजा होते थे आगे, वो विक्रमादित्य की अगर उपाधि धारण करते थे वो अपने आप को सर्वशक्तिशाली मानते थे, जब भी वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते थे। तो विक्रमादित्य की उपाधि भी यहाँ से भी शुरू हुई है। तो शकों को पराजित करने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो उपाधियों का 3 सवाल बनता है, मैंने 2 तो आपको बता दिए पहले, महाराज और महाराज धीराज, और ये है वेरी इंपॉर्टेंट जो है विक्रमादित्य। तो सवाल सीधा सा पूछा जाएगा, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला कौन सा शासक था? तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये थी चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में संक्षिप्त जानकारी। हम 10वीं के हिसाब से बात कर रहे हैं, आगे हम पढ़ते हैं तो और बात करेंगे। अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट्स हैं वही हम बात कर रहे हैं। अब है कुमारगुप्त महेंद्र द्वितीय। कुमारगुप्त महेंद्र द्वितीय, जिसका समय है 414 से 455। इसके बारे में सवाल एक वेरी इंपॉर्टेंट है, वो ही आपको याद रखना है, वो है नालंदा
विश्वविद्यालय का संस्थापक। ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 10वीं में ये सवाल कई बार पूछा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। हम क्लास में भी बात करते थे तो मैंने उस समय भी आपको बताया था नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त महेंद्र द्वितीय। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। आगे हम बात करें इसके बारे में, एक ही सवाल है। अगला शासक है स्कंदगुप्त। कौन सा है? स्कंदगुप्त, जिसका काल है 455 से 467। इसके बारे में आपको दो बातें महत्वपूर्ण याद रखनी हैं। एक तो जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, किसका है जूनागढ़ अभिलेख? रुद्रदामन का। रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उससे हमें ये जानकारी मिलती है कि इसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण या जीर्णोद्धार या पुनर्निर्माण का मतलब क्या है कि सुदर्शन झील का निर्माण तो मौर्य काल के समय में ही हो गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, लेकिन इसका वापस पुनर्निर्माण जीर्णोद्धार किसने करवाया? वो था स्कंदगुप्त। तो ये सवाल महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया है? तो सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण स्कंदगुप्त ने कराया है। हूणों, जिन्हें हम मल्लेच क्या कहते थे? हूण या मल्लेच कहते थे, जिनका दमन स्कंदगुप्त ने किया। पश्चिमी भारत से, काबुल अफगानिस्तान के इधर से, कांधार के इधर से ये कौन आते थे? हूण बर्बर जाति थी जो इंसान को इंसान नहीं समझते थे, और इनका सामना करने वाला गुप्त काल का महत्वपूर्ण शासक था, वो था स्कंदगुप्त। तो गुप्त काल के बारे में ये कुछ प्रमुख जो शासक हुए उनके बारे में हमने बात की कि कौन कौन प्रमुख शासक हुए। जैसे श्रीगुप्त हो गया, घटोत्कच हो गया, चंद्रगुप्त प्रथम हो गया, समुद्रगुप्त हो गया, समुद्रगुप्त बाद चंद्रगुप्त द्वितीय हो गया, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में कुमारगुप्त महेंद्र द्वितीय हो गया, और उसके बाद में आपके स्कंदगुप्त। तो इनके जीवन की संक्षिप्त जो विशेषताएं हैं 10वीं के हिसाब से वही हमने बात की है कि इन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े, कौन कौन से राज्यों को पराधिकार किया और किस प्रकार से इन्होंने अपने शासन को चलाया था। अब हम बात करें कि यहाँ पर हमें कुछ लेखकों के नाम मिलते हैं कुमारगुप्त के समय, गुप्त काल के समय। तो उनमें हैं पहले तो अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश महाकाव्य, इन दोनों का लेखक कौन था? ये तो नाटक है और ये महाकाव्य है। इन दोनों का लेखक था कालिदास। कौन था? कालिदास। एक हमें मिलती है मुद्रा राक्षस, जिसका लेखक था विशाख दत्त। कौन था? विशाख दत्त। आगे हमें आर्यभट्ट, वराहमिहिर, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, महान गणितज्ञ नागभट्ट के बारे में, ये सब भी किसके समय के थे? गुप्त काल के समय के थे। ये महान गणितज्ञ, महान ज्योतिषाचार्य, ठीक है, महान वैज्ञानिक, महान नाटककार, महान लेखककार, ये सारे जितने भी हुए थे ये गुप्त काल की देन है। तो गुप्त काल में थोड़ी सी जानकारी इनके बारे में भी आपको ध्यान रखनी है। एक धातु कला के बारे में, धातु कला का इसमें महत्वपूर्ण प्रयोग होता था। धातु ऐसे थे जिनके ऊपर कभी जंग नहीं लगता था और उन धातुओं को आगे तक जारी रखा गया था। इन धातुओं के बारे में बात की जाए बुद्ध की प्रतिमाओं की, तो बुद्ध की प्रतिमा नालंदा से
नालंदा से 80 फीट की बुद्ध की प्रतिमा मिली है, तांबे की बनी हुई। किसकी है? बुद्ध की प्रतिमा तांबे की। किसकी बनी हुई है? तांबे की बनी हुई है। कहाँ से मिली? नालंदा से मिली। ये भी किस काल की है? गुप्त काल की है। यह आपको ध्यान में होना चाहिए। एक सुल्तानगंज से भी बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है जिसकी लंबाई है 7.5 फीट। ये भी तांबे की बनी है। ये भी किसकी है? बुद्ध की है। तो धातु कर्म में भी गुप्त काल में महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिलती है। एक सवाल है, गुप्तकालीन समाज कैसा था? गुप्त काल का समाज कितने वर्णों में विभाजित था? तो समाज के बारे में आप सभी जानते ही हैं। समाज उस समय कितने वर्णों में विभाजित था? 4 वर्ण। कितने होते हैं? 4 होते हैं। आप सभी जानते हैं कौन कौन से? तो पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उस समय 4 वर्ण थे। एक महत्वपूर्ण बात आपको ये ध्यान रखनी है गुप्त काल में कि जो 4 वर्ण हैं, इन चारों वर्णों में पहले तो क्या था? कर्म प्रदान, कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसे ही आपका वर्ण होगा। चाहे आप किसी प्रकार का काम करें, चाहे आप क्षत्रिय हैं, मतलब देश की रक्षा करने का कार्य कर रहे हैं, सैनिक का कार्य कर रहे हैं, तो ही आप क्या हैं? क्षत्रिय हैं। अगर आप क्षत्रिय हैं और अगर आप ब्राह्मण का कार्य करने हैं, जैसे पढ़ाने का कार्य है, तो वो फिर आप क्या हो जाएंगे? ब्राह्मण हो जाएंगे, क्षत्रिय नहीं रहेंगे। तो ये तो होता है कर्म प्रदान। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपका वर्ण होगा। लेकिन एक होता है जन्म आधारित। तो गुप्त काल में आते आते वर्ण व्यवस्था किसके ऊपर आधारित हो गई? जन्म पर आधारित हो गई। कि अगर आप काम को ऐसा भी करें, जिस वर्ण में आपका जन्म हुआ है वही आपका वर्ण होगा। ब्राह्मण के घर में अगर आपने जन्म लिया है तो ब्राह्मण कहलाएंगे, क्षत्रिय के घर में अगर आपने जन्म लिया है तो क्षत्रिय कहलाएंगे। इस प्रकार से गुप्त काल में एक मूल अंतर आया। वो क्या था? कर्म से वर्ण व्यवस्था किस आधारित हो गई है? जन्म आधारित हो गई है। तो गुप्त काल में भी ये 4 वर्ण हैं, लेकिन अब यहाँ पर वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित है। ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। ब्राह्मणों को इस समय गुप्त काल में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। क्षत्रिय का कार्य और ब्राह्मण का कार्य क्या था? वही वेद अध्ययन, वेदों का पढ़ाना, वेदों को पढ़ाना और पढ़ना, ये तो ब्राह्मण का कार्य था ही। क्षत्रिय का कार्य आप सभी जानते हैं, सैनिक कार्य, राज्य की सुरक्षा, वैश्य व्यापार वाणिज्य और सेवा। तो ये 4 जो वर्ण थे, इन चारों वर्णों के कार्य भी निर्धारित थे। कौन कौन से? ब्राह्मण वेदों का अध्ययन अध्यापन करवाना, क्षत्रिय सैनिक कार्य और राज्य की रक्षा करना, वैश्य व्यापार वाणिज्य करना और शूद्र सेवा करना। तो ये 4 वर्ण थे। इन चारों वर्णों में ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान इस समय गुप्त काल में मिला हुआ था। तो आगे ये देखिए गुप्त काल हो गया। अब आपके अगली क्लास में हम बात करेंगे कौन सी? अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप ज़रूर हमारे चैनल पर कमेंट कर दीजिए कि हमें यह सर ये टॉपिक हमें पढ़ना है 10वीं के हिसाब से। 10वीं वालों के लिए है ये महत्वपूर्ण कि क्योंकि इनका एग्ज़ाम है 10वीं का। तो 10वीं के जितने भी विद्यार्थी हैं जो इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे मेरा एक विनती है, निवेदन है कि अगर आपको कोई सा भी टॉपिक अगर आपको पढ़ना है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि सर हमें ये टॉपिक थोड़ा सा वापस समझना है। तो आगे जब भी हमारी क्लास होगी तो उन कमेंट को देखकर मैं वो क्लास को ले पाऊँगा। नहीं तो फिर जो भी आपका अगर टॉपिक होगा अगला, उस हिसाब से हम बात करेंगे। ठीक है।
तो ये जो गुप्त काल हुआ, मौर्य काल हुआ, इन सब को देख लिया आपने। आगे जो भी क्लास होगी उसको आप कमेंट कर दीजिए और उसी को कमेंट करने के बाद हम जो आप टॉपिक पर बताएंगे उसी टॉपिक पर हम अगला टॉपिक लेंगे। थैंक